हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज मैं आपको कराऊंगी स्टूडेंट्स बेसिक्स ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। और इससे पहले कि मैं क्लास स्टार्ट करूं, आप लोगों का बहुत सपोर्ट है, बहुत प्यार है। मैंने कल टेलीग्राम पर पोल किया था, 4 आपको टॉपिक दिए थे जिसमें से बेसिक्स ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी को सबसे ज़्यादा वोट पड़े थे। तो ऐसा नहीं है कि जो फर्दर टॉपिक्स जो बचे हुए हैं जैसे लाइक डाइंग है, मेथड्स ऑफ कुकिंग है, मुझे आपको एलिमेंट्स ऑफ आर्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट भी पढ़ाना है। मैं आपको सारी क्लासेस दूंगी आपके एग्जाम से पहले, टीजीटी पीजीटी से पहले। ओके, तो आज मैं आपको फिजियोलॉजी की क्लास देती हूँ, बेसिक्स ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको पढ़ाऊंगी। हमारी बॉडी का आपको आज एक इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, है ना। मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूंगी आपकी बॉडी से और आपको एक इंटरेस्ट जाग जाएगा कि हाँ, हमें अब सिस्टम्स को पढ़ना है, हमें अब जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में, मानव शारीरिकी के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर आपको जो भी मैं पढ़ाऊंगी बहुत नॉर्मल, बहुत आराम से आपको समझ में आएगा, कोई कठिनाई नहीं होगी। बस आपको क्या है, अपना इंटरेस्ट जगाना है, ठीक है। आपको अंदर से मोटिवेट होना है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन आपके पास होना चाहिए कि नहीं, मुझे फिजियोलॉजी जाननी है, मुझे अपने बारे में जानना है, अपने बारे में सीखना है, अपने बारे में मुझे पता होना चाहिए। बस, तो हम आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। नॉर्मल बेसिक, नॉर्मल आपको बताऊंगी आपकी बॉडी क्या है, आपकी बॉडी में क्या क्या फंक्शंस होते हैं, नॉर्मल क्लास रहेगा। ओके, तो सारे बच्चे अपने साथ कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे, ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे और आप नोट डाउन भी करते चलेंगे। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। मैं लाइव चैट में आप लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ, आप वहाँ पर मुझे ज्वाइन कर सकते हो, क्लास को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल अगर अभी भी नहीं किया है, और शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, ठीक है। हाँ जी, आज का है क्लास नंबर 4 रहेगा और आज 19 दिसंबर है, क्लास नंबर 4 है, मेरा बोर्ड पर ये क्लास नंबर 4 है। फिजियोलॉजी की आज बेसिक क्लास है, एनाटॉमी की तो फर्स्ट क्लास रहेगी। ओके, तो मैं यहाँ पे टॉपिक डाल देती हूँ, बेसिक्स ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, बेसिक समझाती हूँ आज मैं आपको। मैंने जब आपको बोर्ड पे पढ़ाना स्टार्ट किया था, सबसे पहले हमने क्या बात करी थी कि हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, वो किससे बना है? सेल से मिलके बना है, ठीक है। बिलियंस ऑफ बिलियन सेल्स हैं जिससे मिलकर के हमारा ये शरीर बना हुआ है। हम मल्टी सेलुलर हैं, हम बहुकोशिकीय हैं, बिलियन सेल से हम बने हुए हैं, ठीक है। हमारा शरीर सेल से मिलके बना है। तो हमने बोला था सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। ये सन नहीं है, ये सेल है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जिस प्रकार से आपका घर ब्रिक बाय ब्रिक बनता है, ईंट के ऊपर ईंट रख के बनता है ना, यही तो हम चीज पढ़ते हैं। जिस तरीके से हमारा घर ईंट के ऊपर ईंट रख के बनता है, सिमिलरली हमारा शरीर भी सेल से मिलकर के बना हुआ है। हमारे शरीर में बिलियंस ऑफ सेल्स पाए जाते हैं और सेल्स ने मिलकर के क्या बनाया है? हमारा शरीर बनाया है। सेल हमारे शरीर की रचनात्मक और संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। वाई इट्स स्ट्रक्चरल, वाई फंक्शनल। क्यों हम बोलते हैं कि डेफिनेशन हम क्यों देते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल, है ना, संरचनात्मक एंड फंक्शनल, है ना, एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल मतलब क्रियात्मक। क्यों क्यों कहते हैं हम ये चीज? संरचना से आप क्या समझते हो? हमारी जो पूरी बॉडी है ना, ये हमारी संरचना है, ये हमारा स्ट्रक्चर है। ये किससे बना है? ये सेल से बना है। ये किससे बना है? ये सेल से बना है। तो सेल स्ट्रक्चरल यूनिट है हमारे लाइफ की। जितने भी फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, लाइक हमारी बॉडी में एनर्जी, हमें बॉडी को चाहिए, हमारी बॉडी एनर्जी बनाती है, प्रोटीन का संश्लेषण करती है, विटामिन का, वसा का संश्लेषण करती है, एंजाइम्स बनाती है, हार्मोन्स बनाती है, बहुत कुछ हमारे शरीर में होता है। ये सब क्या है? ये सब कौन करता है? ये सब सेल तो करती है। तो ये क्रियात्मक इकाई भी है। इसीलिए हम सेल को हमारे शरीर की, ह्यूमन बॉडी की, या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नॉट ओनली ह्यूमन बॉडी, जितने भी संसार में जीवित चीजें हैं, सबके जीवन की सेल जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। क्योंकि संरचना भी बनाती है, आपको आकार किसने दिया? आपके सेल्स ने दिया है। और जितने भी फंक्शंस हैं आपकी बॉडी में, आपको एंजाइम चाहिए, आपको प्रोटीन्स चाहिए, आपको विटामिन्स चाहिए, आपको कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, आपको ग्लूकोज चाहिए, आपको एनर्जी चाहिए, आपको एटीपी चाहिए, आपको हार्मोन्स चाहिए, सब काम तो सेल्स के अंदर ही होता है ना, आपकी बॉडी में ही होता है ना। आपकी बॉडी सेल से मिलके बनी है। तो ये तो चीज सबको क्लियर थी, बेसिक्स था, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है।
मेरी क्लास चलती रहे। हाँ, एक बार मेरा बीच में एक बार ये क्लास बंद हो गया था मेरा, तो मैं इसको इसलिए बार बार देखती रहती हूँ, चलता रहना चाहिए। चलिए, ये तो बात हो गई थी, ये बात आपको सबको समझ में आ गई थी, ठीक है। आप देखिए मैं आपको कहाँ से स्टार्ट करती हूँ पढ़ाना, ताकि आपका एक नॉलेज बिल्ड हो, आपको एक नॉलेज बिल्ड हो जाए, आपको पता हो। हमने सबने पढ़ा है, वी नो दैट, कि हम जर्म लेयर से बने हुए हैं। हमारी बॉडी में 3, हम जब बनते हैं, जब एक ह्यूमन कैसे बनता है, एक हम नॉर्मल ह्यूमन की बात करेंगे तो कैसे बनते हैं हम, जब मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं, तभी तो जाइगोट बनता है। ये बात हमें पता है ना, जाइगोट बनता है। फिर वो जाइगोट जो है उसको हम बोलते हैं, दोनों के मिलने को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन हुआ, निषेचन हुआ। फिर वो जाइगोट धीरे धीरे फीमेल के यूट्रस में जाकर के इम्प्लांट हो जाता है। इम्प्लांट मतलब प्रत्यारोपित, आरोपित हो जाता है वहां पर, है ना। फिर हमारे कहते हैं ह्यूमन बीइंग की स्टार्ट होती है उस सेल से, वो भी तो एक सेल है, वो जाइगोट भी तो एक सेल है, और उस सेल से हम बनते हैं, है ना। तो हमने ये चीज पढ़ी है, और मैंने आपको ये चीज पढ़ाई भी है कि 3 पीरियड में बढ़ जाता है हमारा जेस्टेशन पीरियड, पीरियड ऑफ जाइगोट, ठीक है, पीरियड ऑफ जाइगोट होता है, पीरियड ऑफ एम्ब्रियो होता है ना, एंड पीरियड ऑफ फीटस होता है। ये चीज आपको पढ़ाई है ना, आपको समझ में आता है। जब एम्ब्रियो पीरियड में आता है, जो कि आपका 2 to 8 वीक्स का होता है, ये 0 to 2 वीक्स का होता है, ये 8 वीक्स टू बर्थ होता है, ठीक है। जब एम्ब्रियो पीरियड में आता है, एम्ब्रियो बन जाता है, तब आपको पढ़ाया था या आपको पता भी है, 3 जर्म लेयर बन जाती है ना। ये 3 जर्म लेयर्स होती हैं, 3 जर्मिनल लेयर्स होती हैं, है ना। ऊपर वाली को हम क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म बोलते हैं, एक्टोडर्म। ऊपर है, सबसे बाहर है, इसलिए इसको एक्टोडर्म बोलते हैं। बीच वाली क्या कहलाती है, मीजोडर्म कहलाती है। हिंदी में भी इसे यही बोलते हैं, इंग्लिश में भी इसे यही बोलते हैं। और लास्ट वाली को क्या बोलते हैं, एंडोडर्म बोलते हैं। आपको ये चीज पता है, आपको ये चीज पढ़ाई गई है कि इन 3 जर्म लेयर से ही ह्यूमन बॉडी बनती है। ये 3 जर्म लेयर से क्या बनाती है, ये 3 जर्म लेयर ह्यूमन बॉडी बनाती है। और ये कैसे आई, ये एक सेल से तो आई भाई। ये जाइगोट, ये ओवम है, और ये आपके स्पर्म है। तो इन दोनों ने मिलके ही तो, जो जब ये दोनों फ्यूज हो गए तभी तो आपके जो एक सेल बनता है, इसको हम जाइगोट बोलते हैं, है ना, जाइगोट बोलते हैं। ये जाइगोट ही तो फर्दर आपस में आगे आके से 3 लेयर्स में डिवाइड हो गया एम्ब्रियो पीरियड में। पहली लेयर एक्टोडर्म होती है, फिर मीजोडर्म होती है, फिर एंडोडर्म होती है, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, इसे हम जर्म लेयर बोलते हैं, इसे हम जर्म लेयर बोलते हैं। ये तो एक शुरुआत है कि कैसे एक ह्यूमन बीइंग बनता है, कैसे हम बनते हैं, हम पैदा कैसे हुए, हम आप सब कैसे पैदा होते हैं। ये तो एक प्रोसेस है ना। मेल का स्पर्म फीमेल के ओवम के साथ मिलता है, ये दोनों जब मिलते हैं तो इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। फिर ये आगे जो है, जो आपके प्रेगनेंसी पीरियड होता है, उसे हम 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं, जाइगोटिक पीरियड में, एम्ब्रियोनिक पीरियड में, फीटल पीरियड में, है ना। जाइगोटिक पीरियड को हिंदी में डिम्बा अवस्था कहते हैं, बीजा अवस्था कहते हैं, क्योंकि अभी ये क्या है, अभी कि ये बीज जैसा है ना। एम्ब्रियोनिक पीरियड को भ्रूणी अवस्था बोल देते हैं, क्योंकि अब भ्रूण बन रहा है। अब आंख, नाक, कान, मुंह सब कहाँ बनेगा, ये सब डिसाइड होगा। ये 3 जर्म्स लेयर बन जाएंगी। एक्टोडर्म आपके पूरे नर्वस सिस्टम को बनाता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम आपके बिल्कुल बाहर है ना, सारी नर्व्स आपकी बाहर है। तभी तो आप जैसे ही गर्म चीज पे रखते हो आपको तुरंत पता चल जाता है कि गर्म है, ठंडे पे रखते हो आपको पता चल जाता है ठंडा है। तो एक्टोडर्म आपके पूरे नर्वस सिस्टम को बनाता है। मीजोडर्म आपके सारे कनेक्टिव टिश्यूज को बनाता है, ब्लड है, बोन्स है, सारी कनेक्टिव टिश्यूज मीजोडर्म से बनते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम मीजोडर्म से बनेगा, है ना। और एंडोडर्म क्या बनाता है, सबसे आंतरिक वाली परत है, सबसे अंदर वाली परत है, ये आपके पूरे पाचन तंत्र का निर्माण करती है, ठीक है। ये तो चीज आपको इतनी चीज समझ में आती है, ये चीज आपको मैंने पढ़ाई हुई है। अब आप सब जानते हैं कि हमारा शरीर सेल से बना है, बिलियंस ऑफ सेल हमारे शरीर में है। और हम कैसे बने हैं, हम मेल के स्पर्म और फीमेल के दोनों के, जब ये दोनों की जो जेनाइटल सेल्स हैं, इसको बोल सकते हैं जो सेक्स सेल्स हैं, जब ये दोनों आपस में मिलती हैं तब हमारा निर्माण होता है, एक ह्यूमन बीइंग बनता है इस सेल से, इस पर्टिकुलर सेल से। अब ये सेल है, इसको भी तो चाहिए ना, जीवित रहने के लिए सब कुछ चाहिए। तो मैंने आपको पढ़ाया कि कोई भी सेल हो, शरीर की कोई भी सेल हो, उसको जीवित रहने के लिए भी तो कुछ चाहिए। तो वो क्या लेती है, वो न्यूट्रिएंट्स लेती है। उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा, फैट्स के बारे में पढ़ा, आप विटामिन्स भी जानते हैं, आप मिनरल्स भी जानते हैं, ठीक है। कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों का बना होता है ये सेल। इतनी तो जस्ट आपसे बात हुई थी मेरी और आप समझ गए थे। इन 3 लेयर से, इनको हम जर्म लेयर्स बोलते हैं, इसी से आपके ह्यूमन बीइंग का निर्माण होता है, ह्यूमन बीइंग बनता है, ठीक। चलिए, ये तो बात खाली हो गई, ये तो बात हो गई, इंपॉर्टेंट थी।
अब देखिए, अब हम एनाटमी की बात करें, फिजियोलॉजी की बात करें, तो आपको पता है देयर आर लॉट ऑफ सिस्टम्स, बहुत सारे सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। हम पाचन तंत्र पढ़ते हैं, हम श्वसन तंत्र पढ़ते हैं, हम आपके सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं जिसे हम बोलते हैं परिवहन तंत्र, है ना, हम उत्सर्जन तंत्र पढ़ते हैं, हम कंकाल तंत्र पढ़ते हैं, हम मांसपेशी तंत्र पढ़ते हैं, हम तंत्रिका तंत्र पढ़ते हैं। ये सब मिलकर के आपकी ह्यूमन बॉडी बनाते हैं, आपकी ह्यूमन बॉडी ये सारे मिलकर के बनाते हैं, ठीक है। तो अब आपको मैं आपकी बॉडी से परिचय करवाती हूँ। देखिए सिंपल एक मैं बॉडी बनाऊंगी यहाँ पर, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्लास चल रहा है, हाँ जी रिकॉर्ड हो रहा है। देखिए कुछ भी, कोई भी पर्सन बना लेते हैं, कोई भी पर्सन, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक, कोई भी पर्सन बना लेते हैं। अब देखो हंसना नहीं है मेरी ड्राइंग पर, कोई भी हंसेगा नहीं, जस्ट एक सिंगल एक पर्सन बना लेते हैं। ज्यादा ही पतली कमर हो गई कोई बात नहीं, सिंगल बना ले, सब बना लेंगे, कोई बात नहीं है मेरे साथ, है ना। चलो हाँ जी ये बन गए, ठीक है। देखिए ये क्या है, ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। चलो ह्यूमन बॉडी, ये क्या है, आपके ह्यूमन बॉडी है। हम सबकी ह्यूमन बॉडी अंदर से खाली है स्टूडेंट्स, हम सबकी ह्यूमन बॉडी अंदर से खाली है। हमारा जो शरीर है वो खाली सिलेंडर है, आपको पता है ना, इसे कैविटी बोलते हैं। हम सबका शरीर अंदर से खाली है, यहाँ से खाली है, यहाँ से खाली है, यहाँ से खाली है। ये ऑर्गन्स तो उसमें भरे हुए हैं, फिट करे हुए हैं, ठीक है। ये ऑर्गन्स क्या है, उसमें भरे हुए हैं, फिट करे हुए हैं। तो ह्यूमन बॉडी जो है वो अंदर से खाली है, ठीक है। ये यहाँ पर पहले मैं बीच वाली बात करूंगी, सबसे पहले मैं बीच वाले हिस्से की बात करूंगी, ठीक है। ये जो बीच वाला हिस्सा है ये खाली है, इस खाली सिलेंडर को आपके बोलते हैं सिलोमिक कैविटी। क्या बोलते हैं, सिलोमिक कैविटी। गिव मी सिलोमिक कैविटी, सिलोमिक कैविटी क्या बोलते हैं ऐसे, सिलोमिक कैविटी। आपको पता है ना ये चीज, हमारा शरीर अंदर से खाली सिलेंडर है, ठीक है। हमारा शरीर अंदर से खाली सिलेंडर जैसा है, गुहा। जैसे सिलेंडर में आप गैस भरते हो ना, सिलेंडर में आप गैस भरवाते हो ना, सिमिलरली हमारी बॉडी भी अंदर से खाली है, बिल्कुल खाली है। और उस खाली सिलेंडर में भगवान जी ने ऑर्गन्स फिट कर दिए हैं, ठीक है। इस गुफा को, इस गुहा को, ये जो बीच वाले हिस्से में गुहा है, पूरी बॉडी आप दिख रहे हैं ना आपकी, यहां से लेकर के यहां तक मैंने गुहा बनाई है। तो ये जो बीच में जो गुहा है, जो कैविटी है, इसका एक नाम है, इसको बोलते हैं सिलोमिक कैविटी। क्या बोलते हैं, सिलोमिक कैविटी। इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है स्टूडेंट, क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। इस फ्लूइड को ही बोलते हैं, क्योंकि इस सिलोमिक कैविटी में पाया जाता है, तो इस फ्लूइड को, इस तरल पदार्थ को सिलोमिक फ्लूइड के नाम से जानते हैं, सिलोमिक फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। सिलोमिक फ्लूइड मतलब तरल पदार्थ है, एक तरल पदार्थ भरा हुआ है। अब आप बोलोगे मैम क्यों तरल पदार्थ क्यों भरा हुआ है, मैंने आपको ये चीज बताई थी। अब आप ऐसे झुकते हो, ऐसे झुकते हो, ठीक है, आप ऐसे बैंड हुए, आप ऐसे झुके, आपने कुछ भी ऐसे किया, ऐसे किया, आपके ऑर्गन्स आपस में क्यों नहीं टकरा जाते हैं। अंदर ऑर्गन्स तो ऐसे ही पड़े हुए हैं ना, फिटेड हैं सारे ऑर्गन्स, तो टकरा जाए, आपके झुकने पे आपस में टकरा जाए, नहीं, वो इसीलिए नहीं टकरा पाते क्योंकि वो इस फ्लूइड में तैरते से रहते मतलब ये फ्लूइड है उनके आसपास भरा हुआ। तो ये फ्लूइड क्या करता है, ये तरल पदार्थ क्या करता है, उन्हें थोड़ा सा मुड़ने में हेल्प करता है, उन्हें थोड़ा सा मुड़ने में, उन्हें थोड़ा सा ऐसे बैंड होने में हेल्प करता है, ठीक है। ये फ्लूइड भरा हुआ है हमारी पूरी बॉडी के अंदर, जिसको आप बोलते हैं ना सेल के बाहर फ्लूइड है, सेल के अंदर फ्लूइड है। सेल से ही तो हमारी पूरी बॉडी बनी है, आपको बताया था सेल के बाहर भी फ्लूइड होता है, तरल पदार्थ होता है, सेल के अंदर भी तरल पदार्थ होता है, ठीक है। ऐसे ही हमारी इस गुहा के अंदर भी तरल पदार्थ बना है, जो कि हमारे ऑर्गन्स को थोड़ा सा मुड़ने में, थोड़ा सा हम ऐसे मुड़े, ऐसे कर रहे हैं तो हेल्प करता है, वरना आपस में टकरा जाएंगे। अगर ये फ्लूइड नहीं होगा, थोड़ी सी जगह नहीं होगी, तो आपस में टकरा जाएंगे सारे ऑर्गन्स। तो इसको हम सिलोमिक फ्लूइड बोलते हैं, ठीक। तो मैंने अभी तक क्या बात करी, मैंने जस्ट आपसे अभी तक ये बात करी कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, वो अंदर से खाली सिलेंडर है। क्या है, अंदर से खाली सिलेंडर है। इस सिलेंडर को क्या बोलते हैं, इस खाली सिलेंडर को क्या बोलते हैं, सिलोमिक कैविटी बोलते हैं। कैविटी मतलब गुहा, खाली गुहा है, खाली सिलेंडर है। ये जो बीच वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं सिलोमिक कैविटी, ठीक। अब इस सिलेंडर को 2 चैम्बर मिल जाते हैं। 2 चैम्बर मतलब जैसे आपके अलमारी के 2 खाने नहीं होते हैं,
आपकी अलमारी है, आपकी अलमीरा है, उसमें 2 खाने नहीं है, पहला ऊपर वाला खाना, नीचे वाला खाना, ऐसे 2 चैम्बर यहाँ भी बन जाते हैं। वो चैम्बर कैसे बनते हैं? बीच में से एक मसल जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट मसल है ये, इसको बोलते हैं डायफ्राम। क्या बोलते हैं? डायफ्राम। डायफ्राम का नाम तो सबने सुना होगा, डायफ्राम तो सब जानते होंगे। डायफ्राम कहाँ होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम में कभी तो पढ़ा होगा आपने, है ना, डायफ्राम। ये डायफ्राम क्या है? एक मसल है, ये इस गुहा को, इस कैविटी को 2 चैम्बर में बांट देती है, एक अपर चैम्बर, एक लोअर चैम्बर। किस में बांट देती है? एक अपर चैम्बर, एक लोअर चैम्बर। ये जो अपर चैम्बर है ना, इसको बोलते हैं थोरैसिक कैविटी। क्या बोलते हैं? थोरैसिक कैविटी। इस चैम्बर का नाम क्या हो गया? थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके रिब्स आती हैं, ये पीछे से आपके रिब्स यहाँ आती हैं, यहाँ पर आपके लंग्स पड़े हुए हैं, ये पड़े हुए लंग्स, ठीक है, ये लंग्स है, ये यहाँ पर लंग्स है, यहीं बीच में आपका हार्ट है। क्या है? हार्ट है। थोरैसिक कैविटी में तो है। ये आपकी कैविटी क्या कहलाती है? ऊपर वाला जो गुहा है क्या कहलाती है? थोरैसिक कैविटी कहलाती है। इसमें पीछे से पूरा पंजर आ रहा है, पूरा वो क्या बोलते हैं, रिब्स नहीं बोलते हैं, ऐसे पीछे से जुड़ी हुई है सारी, आगे आके कवर करती हैं रिब्स। रिब्स किसे बचाती है? हमारी पसलियां किसे बचाती है? इन्हीं को तो बचाती हैं। अंदर जो ऑर्गन्स हैं, ये जो आपके लंग्स हैं, इन्हें और हार्ट को बचाती हैं, है ना, ऊपर से रिब्स आ जाती हैं। तो थोरैसिक कैविटी में क्या है आपके? थोरैसिक कैविटी में क्या है आपके? लंग्स हैं और आपके हार्ट है, ठीक। एक नीचे भी कैविटी बन गई, 2 चैम्बर बन गए ना। पहले एक गुहा थी, अब इस गुहा के 2 चैम्बर हैं। अपर चैम्बर क्या है? थोरैसिक कैविटी। लोअर चैम्बर को बोलते हैं स्टूडेंट, ये वाले जो है इसको बोलते हैं एब्डोमेन कैविटी। एब्डोमेन कैविटी। एब्डोमेन कैविटी क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा स्टमक आएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है लाइक दिस, ऐसे मुंह से आपके ईसोफेगस आता है। मैं आपको बस जस्ट बता रही हूँ, पीछे से आ रहा है ईसोफेगस, पीछे से आ रहा है, ठीक है। ये विंड पाइप है, विंड पाइप आगे होता है, ईसोफेगस पीछे से आता है, अभी बताऊंगी बना के। पीछे से आता है ईसोफेगस और इसको चीरता हुआ नीचे आ जाता है, डायफ्राम को चीरता हुआ, डायफ्राम में छेद करता हुआ नीचे आ जाता है। ईसोफेगस क्या है? भोजन नली, और आके ऐसे ऐसे ये पेट की तरह ऐसे बन जाता है, पेट बन जाता है, ये आपके ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन बन जाती है, ठीक है। फिर ये आपके ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन बन जाती है, ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन बन जाती है, इस तरीके से ऐसे, ठीक। और यहाँ पर आपके होती है ये वाला हिस्सा जो होता है, ये बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा, जहाँ पर आपके ये पेल्विक है, ये जो आपकी जांघें जहाँ पर होती हैं, पेल्विक बोलते हैं ना इसे, पेल्विक। इस जगह को पेल्विक कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी क्यों? यहाँ पर आपकी सेक्स ऑर्गन्स पड़े हुए हैं, फीमेल के सेक्स ऑर्गन्स यहीं तो पड़े हुए हैं पेल्विक कैविटी में, तो इसे क्या बोलते हैं? पेल्विक कैविटी बोलते हैं। बीच वाले हिस्से को क्या बोलते हैं हम? बीच वाले हिस्से को हम एब्डोमेन कैविटी बोलते हैं। ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? थोरैसिक कैविटी बोलते हैं। थोरैसिक कैविटी में क्या है? थोरैसिक कैविटी में आपके लंग्स हैं और आपका हार्ट है, ठीक है। बीच वाली कैविटी में क्या है? आपकी जो एब्डोमेन कैविटी है, एब्डोमेन कैविटी में भाई आपका पेट है, पेट को एब्डोमेन बोलते हैं, इसलिए ये एब्डोमेन कैविटी है। स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, लंग, वो सॉरी लिवर है, यहाँ पर पेनक्रियाज है, सब कुछ तो यहीं पर पड़ा हुआ है एब्डोमेन कैविटी में। और यहीं पे कहीं पे पीछे आपकी किडनीज पड़ी हुई है, ये किडनीज है, ठीक है, ये पीछे किडनीज है। और ये वाला रीजन कौन सा है? ये नीचे वाला रीजन, ये वाला, ये पेल्विक कैविटी है। क्या कहलाती है? पेल्विक कैविटी, जहां पे आपके ये कूल्हे आकर के जुड़ते हैं, ये जो नीचे वाला हिस्सा है, यही तो फीमेल का जेनिटिलिया है, पेल्विक कैविटी। इतनी चीज आपको समझ में आई? पहले ये बताओ, समझ में आई कि नहीं समझ में आई? मैं फिर से समझाती हूँ, ठीक है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, कोई बात नहीं है, नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं है, मैं हूं किस लिए, बार बार रिपीट करूंगी, मैं आपको बार बार समझाऊंगी। बेसिक्स क्यों समझा रही हूँ मैं? आपको सबको पता है हमारा शरीर सेल से बनता है, अब हमारा शरीर बन गया, अब अपने शरीर के बारे में जान रहे हैं, हम अपने शरीर के सिस्टम्स के बारे में जान रहे हैं, ठीक है। तो हम कोई भी बना लेते हैं, मान लो ये हमने एक अंकल जी बना लिए, जेठालाल जी बना लिए, ठीक है, चलो ठीक, कैसे बनाने हैं हमने? ऐसे बना है, ऐसे बना है, ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक, ये हम है, हमारी ह्यूमन बॉडी है, एक अंकल जी हैं, ठीक है, कोई भी है। तो मैंने क्या बोला? हमारा शरीर अंदर से क्या है? खाली सिलेंडर है। जैसे आप सिलेंडर में हवा भरते हो, ऐसे ही हमारे सिलेंडर में भगवान जी ने ऑर्गन्स फिट करके भेज दिए हैं,
ठीक है, ऑर्गन्स फिट करके भेज दिए। हमारा शरीर अंदर से खाली है, यहाँ भी खाली है, ये सब खाली है। इसके अंदर ब्रेन है, आपको बताया ना, इसको क्रेनियल कैविटी बोलते हैं। क्रेनियल कैविटी, क्रेनियम है, क्रेनियम तो हड्डी है जिसके अंदर ढक्कन ऐसा लगा हुआ है, अंदर ब्रेन है। आपको बोन्स में स्ट्रक्चर दिखाया है, नर्वस सिस्टम में पढ़ाया है। तो ये जो कैविटी होती है जिसमें ब्रेन होता है, इसको क्रेनियल कैविटी बोलते हैं। उसकी अभी हम बात नहीं कर रहे, हम अभी इतने बीच वाले हिस्से की बात कर रही हूँ। मैं अपने यहाँ से लेकर के या नीचे तक के पूरे बीच वाले हिस्से, टांगों से ऊपर वाले हिस्से की बात कर रही हूँ, इसकी बात कर रही हूँ। तो ये जो कैविटी है, इस कैविटी का एक नाम है, ठीक है, ये सिलेंडर का एक नाम है। क्या नाम है? इस कैविटी को क्या बोलते हैं? ये जो कैविटी है, ये कैविटी है, ठीक है। ये आपके सब स्किन है, ये सब आपकी स्किन है, आपकी बॉडी की लेयर है, ठीक है। उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, अभी हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम इस कैविटी की बात कर रहे हैं। इस कैविटी को सीलोमिक कैविटी बोलते हैं। सीलोमिक, COEL, हाँ, सीलोमिक कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीलोमिक गुहा। क्या बोलेंगे इसे? सीलोमिक गुहा, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया आपके क्या भरे हुए हैं, इसमें आपके लिक्विड भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है। आपकी पूरी बॉडी में अंदर तरल तरल होता है, लिक्विड होता है। क्यों होता है? क्योंकि ताकि ऑर्गन्स आपस में लड़ ना जाएं। ऑर्गन्स आपस में, अब आप ऐसे बैंड कर रहे हो, झुक रहे हो, बैठ रहे हो, उठ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ऑर्गन्स भी तो आपके मूव कर रहे हैं कि एकदम ऐसे स्ट्रक्चर में हिलेंगे ही नहीं, बिल्कुल मूव कर रहे हैं। तो वो मूव कर पाए अच्छे से, वो हिल डुल पाए, थोड़ा बहुत इधर उधर हो पाए, क्योंकि आप इतना इधर उधर हो रहे हो तो वो फ्लूइड की वजह से कर पाते हैं, ठीक है। अगर फ्लूइड नहीं होगा तो आपस में लड़ जाएंगे, है ना, आपस में टकरा जाएंगे। उस फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे? सिलोमिक फ्लूइड बोलेंगे, ठीक, कोई बात नहीं। तो ये जो सिलेंडर है, अब इस सिलेंडर के दो चैम्बर हो गए, इस सिलेंडर के दो चैम्बर हो गए। दो चैम्बर मतलब दो खाने बन गए। आपके अलमीरा में खाने होते हैं ना, ऊपर का खाना मेरा है, नीचे का खाना तेरा है, ऐसे बोलते हैं ना, भाई बहन आपस में लड़ते हैं। तो इसके भी दो चैम्बर हैं। तो इस चैम्बर कौन बनाता है? वो चैम्बर बनाती है बीच में से जाने वाली एक मसल, ऐसे जाती है, इसका नाम है डायफ्राम। क्या है? डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम क्या करता है? डायफ्राम दो चैम्बर बना देता है, एक ऊपर वाला चैम्बर, एक नीचे वाला चैम्बर। ऊपर वाले चैम्बर का भी तो कुछ नाम होगा, जैसे मेरा, मान लो ये मेरा खाना, तो मैं बोलूंगी ये दिव्या की अलमारी है, ये उसके फ्रेंड की अलमारी है, ठीक है। तो ऊपर वाले खाने को बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए? थोरैसिक कैविटी। क्या बोलते हैं? थोरैसिक कैविटी। क्यों बोलते हैं थोरैसिक कैविटी? क्योंकि रिब्स आती हैं, ये पीछे से रिब्स यहाँ पर आती हैं, ठीक है। और किसको प्रोटेक्ट करती हैं? हमारी जो रिब्स हैं, पसलियां हैं, वो किसको प्रोटेक्ट करती हैं? लंग्स को, हार्ट को। यहीं पर आपके लंग्स पड़ा हुआ है ना, ये आपके लंग्स है। पड़े क्या है? यही लंग्स होते हैं, ये आपके मान लो लंग्स है। यहाँ बीच में हार्ट होता है, लंग्स के बीच में हार्ट होता है, लंग्स के बीच में हार्ट होता है, ठीक है। समझ में आ गई? नीचे वाली कैविटी क्या कहलाएगी? अब जो नीचे वाली कैविटी है वो क्या कहलाती है? एब्डोमेन कैविटी। क्या कहलाती है? एब्डोमेन कैविटी। क्योंकि पेट को आपके एब्डोमेन बोलते हैं, उदर, अमाशय बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इसको एब्डोमेन भी बोलते हैं, ठीक है। एब्डोमेन कैविटी। एब्डोमेन कैविटी क्यों है? क्योंकि पूरा पाचन तंत्र और पाचन तंत्र के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सब यहीं पर है। तो मुंह से आपके ईसोफेगस आ रहा है, मान लो ये ईसोफेगस आ रहा है, ईसोफेगस आ रहा है, ये आपके आ रहा है, 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 और डायफ्राम को चीर लिया इसने, डायफ्राम को चीर दिया, डायफ्राम को चीरता हुआ ये निकल आया, डायफ्राम में छेद कर दिया इसने। और डायफ्राम को नीचे आएगा तो यहाँ पर आपके क्या बन जाएगा? स्टमक बनता है ऐसे, फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन बनती है, ये आपके स्टमक बन गया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन बन गई, ये आपके ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन होती है, यहाँ पर इस तरीके से होती है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। यहीं पर आपकी क्या है? यहीं पर आपके ये लीवर पड़ा हुआ है, यहीं पर आपके पैनक्रियाज है, क्लियर। और यहाँ पीछे क्या है? अब इतने ऑर्गन थोड़ी यहाँ बना लूंगी, आपको सब समझा रही हूँ कि एब्डोमेन कैविटी में क्या है। यहाँ पीछे आपके किडनीज पड़ी हुई हैं, ये किडनीज है, ठीक। और ये जो नीचे वाला रीजन है, ये जो नीचे वाला रीजन है, ये वाला, ये पेल्विक कैविटी कहलाता है। पेल्विक कैविटी, पेल्विक तो समझते हो ना, पेल्विक, ये कूले, ये जो कूले होते हैं, ये जो कूले यहाँ पे जुड़े होते हैं, जो कूला बोला जाता है, इसको हिंदी में शायद श्रोणी मेखला बोलते हैं पेल्विक को। फिलहाल ये जो पेल्विक वाला रीजन है, ये जो पेल्विक, ये जो पैर चला पाते हैं पेल्विक, यहीं पे तो फीमेल जेनिटेलिया है, फीमेल के सेक्स ऑर्गन्स पड़े हुए हैं। यहाँ पर आपके क्या होते हैं? ये इसको पेल्विक कैविटी बोलते हैं। कैविटी है, हर जगह कैविटी है, गुहा है, ठीक है। गुहा में ही तो सारे ऑर्गन्स भरे हुए हैं। यहाँ पर आपके सेक्स ऑर्गन्स, जेनिटल ऑर्गन्स पड़े हुए हैं, सेक्स ऑर्गन्स पड़े हैं, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई? सबको समझ में आई इतनी चीज? क्लियर हुआ?
ये जनरल आपको मैंने आपकी बॉडी से पहचान कराई है, बेसिक। मैं ह्यूमन बॉडी है, मैं इतने हिस्से की बात कर रही हूँ। इस कैविटी को हम सिलोमिक कैविटी बोलते हैं। ये खाली सिलेंडर है। इस सिलेंडर के 2 चैम्बर है, एक ऊपर वाला चैम्बर है, एक नीचे वाला चैम्बर है। चैम्बर कैसे बने? बीच में से जा रहा है डायफ्राम। लंग्स के अंदर इतनी ताकत नहीं होती है कि वो खुद को उठा सके। ऐसे डायफ्राम उठाता है, फिर नीचे छोड़ता है, फिर डायफ्राम उठाता है, फिर नीचे छोड़ता है। प्रेगनेंसी में क्या होता है? प्रेगनेंसी में ये सारे ऑर्गन खिसक के ऊपर आ जाते हैं। ये सारे ऑर्गन्स खिसक जाते हैं क्योंकि यूट्रस का साइज बढ़ जाता है फीमेल्स में। तभी तो ये फ्लूइड भगवान ने सब भर के भेजा है। अगर फ्लूइड नहीं होता तो सारे ऑर्गन्स ऊपर को कैसे खिसकते, कैसे ऊपर को होते? सारे ऑर्गन्स ऊपर को थोड़ा सा खिसक जाते हैं। तभी तो फीमेल्स को जो कोई प्रेग्नेंट होती है उन्हें रेस्पिरेशन में भी प्रॉब्लम होती है, उन्हें कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है। ये सारे आप समस्याएं पढ़ते हैं ना। तो जब बच्चा पेट में आता है फीमेल के, तो ये डायफ्राम ही हेल्प करता है लंग्स को बहुत ज़्यादा सांस लेने में। समझ में आ रहा है? डायफ्राम बीच में बड़ी मसल है और आपके नॉर्मल नेचुरल अंदर एक मसल है, बट उसे डायफ्राम बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मसल है, लंग्स को उठाने में, लंग्स को नीचे करने में ये हेल्प करता है। ठीक, ये चीज़ आपको समझ में आ गई? इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई? चलो बढ़िया है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। ये तो सिर्फ आपने अभी अपनी बॉडी के बारे में जाना, आपने जनरल अपनी बॉडी की कैविटीज के बारे में जाना। ठीक, चलो अब मैं ऐसे रब करती हूँ। आप भी बना सकते हो, आप ऐसे बनाओगे आपको जीवन भर याद रहेगा, आप भूलोगे नहीं। ठीक है, अब हमने क्या बात करी थी? मैंने आपको बताया ये सेल है, ठीक, पूरी बॉडी है। अब पूरी बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। हमारी बॉडी को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। हम किस फॉर्म में एनर्जी लेते हैं? मान लो ये सेल है, ठीक है, जस्ट ये सेल है। हमारी बॉडी को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए काम करने के लिए। सेल को ग्लूकोज चाहिए। क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए। सेल को क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए। ये ग्लूकोज वो क्यों यूज करता है? एनर्जी के लिए। आपकी बॉडी को एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है? ग्लूकोज के फॉर्म में मिलती है ना। और आपको पता चल गया ग्लूकोज कहां से आता है? कार्बोहाइड्रेट से आता है। जब हम फूड खाते हैं तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज आता है। सेल तक कैसे पहुंचता है? कौन सा सिस्टम हेल्प करता है आपको ग्लूकोज देने में? डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा सिस्टम हेल्प करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पाचन तंत्र का काम क्या है? पाचन तंत्र का काम है आप जो भी खाते हो उसको कूच कूच के पचाना, ठीक है, उसको डाइजेस्ट करना, ताकि उसमें से उसको जो सेल को जरूरत है वो चीजें मिल सके। जैसे सेल को ग्लूकोज मिल सके, सेल को प्रोटीन मिल सके, सेल को फैट मिल सके, है ना। सेल को मिल गया ग्लूकोज, लेकिन सेल कह रही भैया इस ग्लूकोज को हम ऐसे नहीं तोड़ सकते, मुझे कुछ और भी चाहिए, कुछ और भी चाहिए। क्या चाहिए? अब आप बताओ। आपको ठंड लग रही है, ठीक है, आपको बहुत ठंड लग रही है, आप आग जलाते हो। आग कैसे जला पाते हो? आप कोयला लेते हो, लकड़ी लेते हो, आग जल कैसे पाती है? वायुमंडल में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। जैसे आपको आग जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, सिमिलर सेल को ग्लूकोज को बर्न करने के लिए, उसमें से एनर्जी निकालने के लिए उसे O2 की जरूरत पड़ती है। अब ये O2 शरीर में कहां से आएगी? कौन लाता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन लाता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपके लंग्स लाते हैं O2 और CO2 को बाहर निकालते हैं, है ना। तो ग्लूकोज किसके साथ बर्न होता है? ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है। ऑक्सीजन के साथ बर्न होकर ये क्या निकालता है? ये निकालता है ATP। क्या निकालता है? ATP। एनर्जी निकलती है। अब एनर्जी निकलती है, अब सेल को एनर्जी मिल रही है। अब जब आप कुछ जलाते हो, आपने आग जलाई, कोयला जलाया, लकड़ी जलाई, तो धुआं सा नहीं होता है, कुछ गंदी चीजें नहीं निकलती हैं, धुआं सा निकलता है। यहाँ भी जब ग्लूकोज बर्न होता है तो एक मेटाबॉलिक वेस्ट निकलता है, एक खराब चीज निकलती है। क्या निकलती है? CO2 निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकलती है? CO2 निकलती है। अब यहाँ ऐसा नहीं होता जैसे आपने आग जलाई तो आपको हीट भी मिलेगी, लाइट भी मिलेगी। आप आग जलाते हो तो आपको खूब लाइट भी दिखती है, आपको आग की रोशनी भी दिखती है, आपको खूब हीट भी मिलती है, गर्माहट भी मिलती है। यहाँ पर आपको जो हीट और एनर्जी मिलती है वो लाइट की फॉर्म में नहीं मिलती, मतलब वो केमिकल फॉर्म में मिलती है। ये क्या है? ये केमिकल रिएक्शन हो रही है। आपकी सेल्स के अंदर केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं। आप अभी पढ़ रहे हो, अभी भी हो रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ, मेरे अंदर होते रहते हैं। जब तक हम सांस ले रहे हैं, हम जिंदा हैं, हमारी सेल्स के अंदर ये केमिकल रिएक्शंस होते ही रहते हैं। इन्हीं केमिकल रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, चयापचय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चयापचय बोलते हैं। चयापचय तो बोलते हैं मेटाबॉलिज्म को। ये जो प्रोसेस है ना, ये ग्लूकोज लिया सेल ने और इसके लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए से बर्न करने के लिए, फिर वो ATP निकालता है। यही तो है करेंसी ऑफ द सेल, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यही तो एनर्जी है, यही तो एनर्जी है। इसी को तो हम एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी निकली सेल को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। हमारी बॉडी सब सेल से बनी, हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी का सोर्स क्या है हमारी बॉडी में? ग्लूकोज। आता कहाँ से? फूड से।
कैसे हमको मिलेगा ग्लूकोज? क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम दिया भगवान ने। आप रोटी खाओ, आप चावल खाओ, उसको डाइजेस्टिव सिस्टम आपके पचा देगा, एंजाइम्स उस पर काम करेंगे, उसे पचा देंगे, आपको ग्लूकोज देंगे। आपको नहीं, आपके सेल्स को ग्लूकोज देंगे, ठीक है? क्योंकि शरीर में सेल्स काम कर रहे हैं, हमारे सेल्स काम कर रहे हैं। सेल क्या करती है? उस ग्लूकोज को कहती है ये तो ठीक है ग्लूकोज आ गया, अरे रेस्पिरेटरी भैया ऑक्सीजन तो दो। तो शरीर में रेस्पिरेशन का, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का, लंग्स का काम क्या है? कोई काम नहीं है लंग्स का, सिंपल ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देना। उसमें आपकी नाक, आपका ट्रैकिया, आपके लंग्स वर्क करते हैं, बस इतना काम होता है। फिर ये लंग्स क्या करते हैं? ये ऑक्सीजन दे देते हैं, आपके सेल्स तक पहुंच जाता है, ठीक है? अभी मैं बताऊंगी। और फिर क्या निकलता है? ग्लूकोज ऑक्सीजन के संग बर्न होता है, सेल्स बर्न करती हैं, जलाती हैं ग्लूकोज को, एटीपी निकालती हैं, और एक मेटाबॉलिक वेस्ट निकलता है CO2। इसको बाहर भेजने का काम भी कौन करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है। कौन करता है इसको बाहर भेजने का काम? शरीर से बाहर निकालने का काम कौन करता है? इसको लंग्स करते हैं। लंग्स O2 दे देते हैं, CO2 बाहर निकाल ले जाते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया, हमने ये चीज समझ ली, ठीक है? अब ग्लूकोज तो शरीर में आ गया आपके, उससे क्या कहते हैं, पाचन से आ गया, ऑक्सीजन आ गई आपके रेस्पिरेशन से आ गई। लेकिन ये ऑक्सीजन, ये आपके लंग्स हैं, ठीक है? ये आपके लंग्स हैं, ये थोड़ा सा छोटा होता है लंग्स, लेफ्ट वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हार्ट होता है, ऐसे थोड़ा हार्ट होता है, इसलिए ये छोटा होता है, ठीक है? यहाँ पे क्या होती हैं? ये सब ब्रोंकुलाई होती हैं, ये एल्विलाई होते हैं। ये एल्विलाई लगे होते हैं, लंग्स में लगे होते हैं। एल्विलाई तो लंग्स की यूनिट होती हैं, ये ऐसे एल्विलाई लगे होते हैं, इन्हें एल्विलाई बोलते हैं। बेसिक यूनिट होती है लंग्स की, ये हार्ट है। तो ऑक्सीजन लंग्स लाते हैं, CO2 ले जाते हैं, लेकिन इसे पूरी बॉडी में कौन पहुंचाता है? क्या डायरेक्ट लंग्स पाचन तंत्र को देता है? डायरेक्ट लंग्स सेल्स को देता है? नहीं। इसके लिए एक और सिस्टम फिट है हमारी बॉडी में, जिसे हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेट होती हैं आपकी बॉडी में, ये सब देते हैं हार्ट्स को। हार्ट के पास जाती हैं सारी चीजें, हार्ट से सारी चीजें जो हैं नीचे से, अभी बताऊंगी, उसे सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। हार्ट देता है लंग्स को गंदा खून, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें CO2 मिली होती है, और लंग्स वो CO2 लेकर के ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड बाहर से ऑक्सीजन को खींच करके हार्ट को देता है। किसको देता है? हार्ट को। फिर ये हार्ट जो है ये आपके पंप करता है पूरी बॉडी में, और फिर आपके पूरी बॉडी में वो जो है आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं, मान लो ये आपके लीवर है, मान लो ये आपके स्टमक है, ठीक है, सब में आपके किससे जाता है? हार्ट से जाता है। तो हमारे शरीर को ग्लूकोज चाहिए, वो मिला पाचन तंत्र से, ठीक है? ग्लूकोज मिला सेल्स को पाचन तंत्र से, ऑक्सीजन मिली सेल्स को रेस्पिरेशन से, रेस्पिरेटरी सिस्टम से, उसमें लंग्स ने हेल्प करी, ठीक है? लेकिन क्या ऑक्सीजन ऐसे ही चली जाएगी डायरेक्ट सेल के पास? नहीं, वो ब्लड के थ्रू जाती है, क्योंकि ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यूज है। शरीर के हर एक जगह पर हमारे ब्लड ही ब्लड है, ब्लड की वेसल्स हैं, ब्लड ही ब्लड है। और ब्लड क्या करता है? ब्लड जो है आपके ये हार्ट से पंप होता है, हार्ट का कोई काम नहीं है। जैसे आपके घर में मोटर होती है, मोटर आप उसका स्विच ऑन करते हो, मोटर से पानी आपके आने लगता है, टैंक में भर जाएगा, आपकी टंकियों में आने लगेगा। आपके भगवान ने बॉडी में परमानेंट मोटर फिट करके दिया है, जिसे आप बोलते हैं हार्ट, हृदय, ठीक है? हृदय बोलते हैं। इसका कोई काम नहीं, बस ये परमानेंट ऐसे दुक 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 ऐसे पुचुक 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 करता ही रहता है, पंप करता ही रहता है, पंप करता ही रहता है। ये जब तक आप जिएंगे तब तक ये पंप करता ही रहेगा। ये मोटर है, ठीक है? ये क्या करता रहता है? ये पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता रहता है, सर्कुलेट करता रहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट करता रहता है। और जब सारे ऑर्गन्स में, सेल में, सब में आपके पहुंच जाती है ऑक्सीजन, तो जो भी अब ऑक्सीजन छिन गई ब्लड की, तो वो डीऑक्सीजनेटेड हो गया, तो उसको वापस भी लेता रहता है। इसमें काम करती हैं ब्लड वेसल्स, ब्लड और हार्ट। वो मैं आपको बताऊंगी सर्कुलेटरी सिस्टम में, अभी बताऊंगी, ठीक है? अभी इतनी चीज समझ में आ रही है ना आपको? अब ये सब कुछ भी हो रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, तो भाई CO2 निकल रही थी, तो CO2 तो लंग्स ने बाहर निकाल दी। लेकिन हमारे शरीर में एक और चीज बनती है, यूरिया बनती है, यूरिया। यूरिया ये नहीं निकाल सकता लंग्स,
ताकत ही नहीं है लंग्स को निकालने की, लंग्स इसको नहीं निकाल सकता, इसको हार्ट नहीं निकाल सकता, इसको लिवर में डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। लिवर में तो बनता है यूरिया, क्योंकि जब प्रोटीन पचता है ना बॉडी में तो प्रोटीन का अंतिम उत्पाद होता है यूरिया, यूरिया निकलता है। डीएमिनेशन मैंने आपको पढ़ाया था, यूरिया साइकिल चलती है लिवर में, ठीक है। इसको बाहर निकालने के लिए आपकी बॉडी में होता है, ये भी मेटाबॉलिक वेस्ट है और ये बहुत खतरनाक होता है, यूरिया। अमोनिया बनता है, स्पेशली अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है लिवर। इसको आपके बाहर निकालने के लिए होते हैं उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसे आप बोलते हैं, जिसमें आपकी काम करती हैं किडनी। कौन काम करती है आपकी? किडनी। ये आपकी किडनी काम करती हैं। किडनी वर्क करती हैं, ठीक है। हमारे शरीर में 2 किडनी होती हैं, 2 किडनी। कितनी होती हैं? 2 किडनीज होती हैं, 2 किडनीज, ठीक है। इसके ऊपर ये टोपी जैसा स्ट्रक्चर क्या है? एड्रीनल ग्लैंड है। ये क्या है? एड्रीनल ग्लैंड, क्योंकि रीनल टर्म होता है किडनी का, एड्रीनल ग्लैंड है, ठीक है। ये 2 क्या है? ये 2 ये यूरिटर हैं, 2 यूरिटर हैं, नहीं यूरिटर है, यूरिथ्रा है। एक सेकेंड, मैं यहीं पे कंफ्यूज हो जाती हूँ। यूरिटर है, मैं सही बोल रही थी। ये 2 क्या हैं आपके? ये 2 यूरिटर हैं। 2 किडनी है तो 2 यूरिटर होंगे, है ना। 2 यूरिटर हैं ये क्या है? ये यूरिनरी ब्लैडर है। आपकी बॉडी में कंटिन्यू शूशु बनता रहता है, टॉयलेट बनता रहता है। आप अभी पढ़ रहे हो, अभी भी बन रहा है, क्योंकि आपको क्या लगता है आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती रहती हैं। ग्लूकोज यूज हो रहा है, मैं पढ़ा रही हूँ, मुझे एनर्जी की यूज है, मेरी बॉडी ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म कर रही है, उसको एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, है ना। परमानेंट आपकी बॉडी में यूरिन बनता रहता है, मूत्र बनता रहता है, तो ऐसा तो मुश्किल हो जाती। परमानेंट यूरिन बनना है तो हम परमानेंट टॉयलेट में बैठे रहते। तो भगवान ने एक थैली लगा के भेज दी। क्या लगा के भेज दी? एक थैली लगा के भेज दी। इसे हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। इस थैली में आपका जो ये यूरिन है ये इकट्ठा होता रहता है। और जब ये भर जाता है तब आपके पास सिग्नल जाता है ब्रेन के थ्रू, यूरिन को बाहर कर दो। तो ये चीज है जिससे आपका यूरिन बाहर हो जाता है, इसी को बोलते हैं यूरिथ्रा, ठीक है। अब जो लिवर है, इसने लिवर ने जो आपके यहाँ पे जो आपके यूरिया साइकिल चलती है, जब प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म होता है, यूरिया साइकिल चलती है, तो यहाँ पर एक पदार्थ बनता है इसके पास जिसको हम बोलते हैं यूरिया, ठीक है। यूरिया बनता अमोनिया है, अमोनिया बहुत खतरनाक होता है, उसे यूरिया में कन्वर्ट कर देता है कौन? लिवर। ये नहीं निकलता किसी से भी, ये बेचारा ये खूब मजे में घूमता रहता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है, या आपके हार्ट से भी सर्कुलेट हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। इसे पकड़ती है किडनी। ये किडनीज इसे जो है ब्लड से पकड़ के और यूरिन के थ्रू आपके बॉडी से बाहर निकाल देती हैं। तो इस मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालने के लिए क्या है आपके पास? किडनीज है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है आपकी बॉडी से गंदगी बाहर निकालने के लिए, है ना। और ऑक्सीजन आप लेते हो, CO2 को बाहर निकालने के लिए आपके पास क्या है? लंग्स है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ग्लूकोज को O2 चाहिए, वो कहाँ से आती है? रेस्पिरेशन से आती है, ठीक है। तो आपने देखा आपकी बॉडी कैसे सिस्टमैटिकली आपस में मिलके काम करती है, ये चीज आपको समझ में आई? ये है बेसिक्स, ठीक है। अब ये सब ऑर्गन्स काम कैसे कर पाते हैं? ये किडनी यूरिया निकाल रही है, लंग्स जो है वो O2 यूज कर पा रही है, O2 ले रही है, CO2 बाहर निकाल रही है, डाइजेशन हो पा रहा है। ये करता है ये जो है आपके दिमाग, जो ये ऊपर रखा हुआ है ब्रेन, इसके नर्व्स फैली हैं पूरी बॉडी में। क्या फैले हैं? नर्व्स, न्यूरॉन्स फैले हुए हैं पूरी बॉडी में। और ये न्यूरॉन्स कैसे हैं? ये रिसेप्टिव न्यूरॉन्स हैं। आपकी बॉडी में कुछ भी होता है ये झंझनाते हैं, अरे आपने ठंडा छू लिया, झंझन आ गया, आपके ब्रेन के पास मैसेज जाएगा। इतनी स्पीड से मैसेज जाता है ना जिसको हम सोच भी नहीं सकते, इतनी स्पीड से मैसेज जाता है। आप तुरंत हाथ उठा लोगे, हाय मैं तो जल गई, हाय ठंडा लग गया मुझे। ये कौन करवाता है काम? अब खाना आया, खाना यहाँ से आया, पड़े हैं न्यूरॉन्स, जग जाएंगे, अच्छा खाना आया, सबसे पहले रिसेप्टिव न्यूरॉन्स को पता चलता है। फिर न्यूरॉन्स किसको जगाते हैं? हार्मोनल सेल्स को जगाते हैं। मैंने आपको बताया था ना, सबसे ज्यादा बॉडी बैलेंसिंग जो आपकी बॉडी को कम्युनिकेट करता है, आपकी पूरी बॉडी का बैलेंस बना के चलते हैं, वो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं और आपका ब्रेन होता है, ब्रेन, ठीक है। आपकी बॉडी में कुछ भी होता है ना,
ये करवाता है, सब कुछ ये करवाता है, सब कुछ इसके थ्रू ही होता है। जैसे ही खाना खाते हो आप, मुंह में खाना लेते हो, मुंह में आपके दांत काम करने लगते हैं ऑटोमेटिकली। किसकी वजह से? क्योंकि यहाँ सब जगह न्यूरॉन्स पड़े हुए हैं, सिग्नल जाता है ब्रेन के पास, ब्रेन तुरंत इन्हें सिग्नल देता है, चलो अपने सलाइवा निकालो, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा निकालो, चलो मुंह अपना काम करना स्टार्ट कर दो। समझ में आ रहा है? हर जगह न्यूरॉन्स पड़े हैं, जैसे हर जगह ब्लड वेसल्स बिछी हुई हैं, नसें बिछी हुई हैं, वैसे ही हर जगह आपके न्यूरॉन्स ही न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन्स तो सेल हैं, किसकी? शरीर की सबसे लंबी सेल है। ब्रेन की जो सेल होती है उसको हम न्यूरॉन के नाम से जानते हैं, जैसे लीवर की सेल्स को हम हेपाटोसाइट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई? ठीक, अब इन सबको प्रोटेक्शन कौन देता है? इन सब ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन कौन देता है? हमारे शरीर के अंदर है ये सारे ऑर्गन, हम ऐसे चल पा रहे हैं, हाथ पैर डुला पा रहे हैं, प्रोटेक्शन कौन देता है इन सबको? कौन देता है? स्केलेटन सिस्टम। कौन देता है? स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम का कोई काम नहीं है, ये बॉडी को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। सबसे बड़ी चीज प्रोटेक्शन दिया है इसने शरीर को ढांचा दिया है, ढांचा इसने, वरना हमारा शरीर क्या है? मांस का लोथड़ा ही तो है, ये सारे ऑर्गन्स मांस के लोथड़े ही तो हैं, और तो कुछ थोड़ी है, मांस ही मांस तो है, केवल कुछ भी नहीं है। ये इसने स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा है, इसने मूवमेंट दी है हमारे शरीर को। हम मूवमेंट कर पाते हैं किसकी वजह से? स्केलेटन सिस्टम की वजह से। ठीक है, किसकी वजह से? स्केलेटन सिस्टम की वजह से। प्लस इसने हमारे सारे जितने भी ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, चाहे वो पाचन तंत्र हो, चाहे वो तंत्रिका तंत्र हो, सबको प्रोटेक्शन किसने दिया है? स्केलेटन सिस्टम ने, है ना। और इसके ऊपर चढ़ गई है मसल्स। क्या चढ़ गई है? मसल्स, मस्कुलर सिस्टम की वजह से आपका जो स्केलेटन सिस्टम है वो आपको चुभता नहीं, आपको दर्द नहीं करता है ना, वरना बहुत बोन्स बहुत हार्ड होती हैं, तो अच्छे से आप मूव कर पाते हो। मस्कुलर सिस्टम ने उसको और सुंदरता प्रदान कर दी है, आपको अच्छा सा स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया है, वो मस्कुलर सिस्टम है। ठीक है, एक आपके और सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव। उसकी तो बात ही अलग है, वो तो रिप्रोडक्टिव है, वो तो जब रिप्रोडक्शन करना होता है तभी वो फंक्शन करते हैं, है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये तो सारे आपके डेली वर्क करते हैं, ये तो आपके डेली वर्क करते हैं, लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपके वो अलग ही है, वो एम्ब्रियोलॉजी का पार्ट है, लेकिन वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी, जिसे हम जनन तंत्र कहते हैं। वो जब एक नए जीव को पैदा करना होता है तब उसका काम आता है। इतनी चीज आपको समझ में आई? क्लियर हुआ इतनी चीज? मैं एक घूंट पानी पी लूं फिर आपसे पूछती हूँ। बताइए, अभी तक मैंने आपको जो भी समझाया, जो भी बताया, मैंने आपको सिर्फ आपकी बॉडी से परिचय करवाया। ठीक है, कुछ भी ऐसा जो आपको नहीं समझ में आया? मैंने क्या बताया? हमारी बॉडी अंदर से बिल्कुल खाली है, एकदम खाली सिलेंडर जैसी है। ठीक है, यहाँ खाली, यहाँ खाली, यहाँ खाली, अंदर सब जगह खाली है, सब जगह ऑर्गन्स भरे हुए हैं। तो ये जो बीच वाली कैविटी है ना, सबसे बीच वाली कैविटी, इसको सिलोमोइक कैविटी बोलते हैं। ठीक है, इस सिलेंडर को क्या बोलते हैं? सिलोमिक कैविटी बोलते हैं। इस सिलेंडर को दो चैम्बर में बांट देता है, ऊपर वाला चैम्बर, नीचे वाला चैम्बर। कौन बांट देता है ऊपर वाले नीचे वाले चैम्बर में? डायफ्राम बांट देता है। डायफ्राम एक मसल है, बॉडी के अंदर है, लंग्स को ऊपर नीचे करने में हेल्प करती है। लंग्स बेचारों में इतनी ताकत नहीं होती है कि वो खुद ऊपर नीचे हो सके, है ना, डायफ्राम हेल्प करता है उन्हें। तो डायफ्राम ने दो चैम्बर बना दिए, एक अपर चैम्बर, एक लोअर चैम्बर। अपर चैम्बर में क्या बोलते हैं? अपर चैम्बर को क्या बोलेंगे हम? थोरैसिक कैविटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पीछे से सारे रिब्स आके यहाँ आपस में आगे मिल रहे हैं, है ना, थोरैसिक कैविटी। यहाँ पर मेरे लंग्स हैं, यहाँ पर मेरा हार्ट है, लेफ्ट साइड में मेरा हार्ट है। ठीक है, नीचे वाली कैविटी को क्या बोलते हैं? एब्डोमेन कैविटी, क्योंकि पेट को एब्डोमेन बोला जाता है। स्टमक है, यहाँ पे मेरा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, यहाँ मेरा स्टमक है, यहाँ मेरा लीवर है, या मेरा गॉल ब्लैडर है, इधर गॉल ब्लैडर है, इधर मेरा पैनक्रियाज है, स्प्लिन है, यहीं मेरी किडनीज पड़ी हुई हैं, है ना, यहाँ मेरी पीछे किडनीज हैं, सारा सिस्टम मेरा पूरा जेनिटेलिया यहीं पर है। तो नीचे वाली कैविटी को एब्डोमेन कैविटी बोलते हैं। उसके नीचे छोटी सी कैविटी और है, उसे पेल्विक कैविटी बोलते हैं, जहाँ पर सारे सेक्स ऑर्गन्स पड़े होते हैं। क्लियर? इतनी चीज समझ में आ गई? फिर तो नीचे टांगे हैं, केवल हड्डियां हैं, टांगे और कुछ थोड़ी है। यहाँ क्या है? यहाँ कोई कैविटी थोड़ी है, तो केवल हाथ है और हड्डियां हैं हमारी। ठीक है, ये क्या है? ये क्रेनियल कैविटी है। इस जहाँ पे आपके दिमाग बंद है क्रेनियम में, उसे क्रेनियल कैविटी बोलते हैं। ठीक, अब मैं बात करती हूँ थोड़ी सी डाइजेस्टिव सिस्टम की। आप देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इतनी चीज आपको समझ में आई ना? इतनी चीज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना? ठीक है, हमारी बॉडी को ग्लूकोज चाहिए। ग्लूकोज हमारी बॉडी को कहाँ से मिलता है? जब हम खाना खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, तो ग्लूकोज के लिए हमारा कौन सा सिस्टम वर्क करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। ग्लूकोज हमारे सेल्स
को एनर्जी चाहिए, जैसे हमें गर्मी चाहिए तो हम गर्मी के लिए क्या करते हैं, आग जलाते हैं, लाइटर से गैस जलाते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं। हमारी बॉडी को भी तो एनर्जी चाहिए, हीट चाहिए, तो वो ग्लूकोज को बर्न करती है सेल। लेकिन उसको ग्लूकोज को बर्न करने के लिए क्या चाहिए, O2 चाहिए। तो O2 कौन लाता है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे लंग्स लाते हैं, ठीक है। O2 लाते हैं, CO2 ले जाते हैं, क्योंकि जब ग्लूकोज की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज जब जलता है तो उसमें से एक धुआं चीज निकलती है, CO2, ठीक है। ऐसे आप याद रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, उसको बाहर निकालता है कौन, लंग्स। लेकिन ऐसे ही चला जाता है क्या, ऐसे ही लंग्स निकाल लो, ऑक्सीजन लो, सेल्स नहीं। सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारी बॉडी में, सारा चीज लंग्स से कौन रिसीव करता है, हार्ट, क्योंकि वो बीच में है लंग्स के, सब रिसीव करता है और फिर पूरी बॉडी में क्या करता है, वो सर्कुलेट करता है, ठीक है। अच्छा, एक हार्ट का कॉन्सेप्ट आपको समझाती हूँ, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। अगर मैं सर्कुलेटरी की बात कर लेती हूँ, चलो पहले सर्कुलेटरी की बात कर लेती हूँ। सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम जिसे हम क्या बोलते हैं, परिवहन तंत्र, या परिवहन तंत्र ही बोलते हैं ना, परिवहन हो रहा है किसका, ब्लड का। इसमें 3 चीजें आती हैं स्टूडेंट, एक आता है हार्ट, एक आता है ब्लड, ठीक है, ब्लड मतलब रक्त, और एक आती है आपकी रक्त वाहिनी जिसे आप बोलते हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स। अब मेरा कॉन्सेप्ट आप समझेंगे बहुत ध्यान से। देखिए ऐसे होता है हार्ट में, मैं बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ, कॉपी पे तो बहुत जल्दी बन जाता है, यहाँ पर बन जाए। लाइक दिस, इस तरीके से हार्ट होता है आपका, ऐसे ये नीचे आ जाती है, ये वेना कावा हो गई ऐसे, ये ऊपर वाली वेना कावा हो गई सुपीरियर, ठीक है। अभी बताती हूँ। फिर ये यहाँ पर भी होते हैं ऐसे, और ये जाती है आपके लंग्स के पास, ये आपके मान लो यहाँ पर लंग्स है, ठीक है, जस्ट फॉर इमेजिन, यहाँ लंग्स नहीं होते हैं, लंग्स के बीच में हार्ट होता है, मान लो ये दूसरा लंग है, इधर गई, और इससे आपके आती है वापस हार्ट में इसके थ्रू, क्योंकि हमेशा आलिंद ही जो है वो रिसीव करता है, ठीक है। फिर यहाँ पर भी होती है ऐसे, ऐसे होती है इस तरीके से, ये अरोटा होती है यहाँ पे, ठीक है। ये आती है ऐसे पीछे से, पीछे से नहीं कहीं से भी आती है, फिर ये आपके जाती है पूरी बॉडी में, ये ऐसे बढ़ जाती है पूरी बॉडी में। अभी समझाती हूँ, ये ऐसे पूरी बॉडी में बढ़ जाती है। मान लो ये लिवर है तो लिवर में ये बढ़ जाएगी, फिर अंदर कोई कैपिलरीज बन जाएंगी पतली पतली, अभी सब समझाती हूँ, चिंता मत करना, ठीक है। और फिर ये ऐसे करके वेना कावा से जुड़ जाती हैं, लाइक दिस, ऐसे हार्ट होता है, ठीक है। मैं समझाती हूँ, देखो हार्ट में क्या होता है, ये जो ऊपर वाले चैम्बर है ना, ये जो मैं ब्लू कर रही हूँ, ये ऊपर वाले चैम्बर, ठीक है। आप हमेशा जब भी एनाटॉमी पढ़ेंगे स्टूडेंट, कभी भी आप एनाटॉमी पढ़ेंगे तो आप एक चीज ध्यान रखेंगे, आप मुझे समझ के पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब आप अपने सामने वाले पर्सन को देख के पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ, मेरा ये राइट है, मेरा ये लेफ्ट है, हमेशा ध्यान रखिएगा, एनाटॉमी अपने आप को समझ के नहीं पढ़ी जाती, किसी दूसरे पर्सन को समझ के पढ़ी जाती है, ये बेसिक्स है, समझ में आ रहा है। तो मेरा लेफ्ट है तो मतलब ये हार्ट का लेफ्ट साइड हुआ और ये हार्ट का राइट साइड हुआ, क्लियर है। तो ये जो ऊपर वाले हिस्से हैं, ये 4 चैम्बर दिख रहा है ना हार्ट के, 2 ऊपर 2 नीचे, इसे बोलते हैं एट्रियम, एट्रियम, या आप इसे हिंदी में बोलते हैं आलिंद, क्या बोलते हैं, आलिंद बोलते हैं, ठीक है। ये कौन सा है, ये आपके कौन सा है, राइट एट्रियम है। कौन सा एट्रियम है, ये राइट एट्रियम है, ठीक है, राइट आलिंद है। ये कौन सा हो जाएगा, ये लेफ्ट एट्रियम हो जाएगा, लेफ्ट एट्रियम हो जाएगा। हृदय के 4 कोष्ठक होते हैं। ये क्या है आपके, ये आपके राइट वेंट्रिकल है, क्या है आपके, राइट वेंट्रिकल, इसको क्या बोलते हैं, निलय बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है आपके, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां निलय, बायां बोलते हैं ना लेफ्ट को, राइट को दायां बोलते हैं, समझ में आ गया, 4 चैम्बर। अब क्या होता है, देखिए हार्ट का कोई काम नहीं है, हार्ट सिर्फ ब्लड को पंप करते रहता है, पंप करते रहता है, 1 मिनट में 72 बार पंप, पुश 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 पंप करते रहता है। इधर लेफ्ट साइड है, ठीक है। हार्ट से जब ब्लड अवे जा रहा है, दूर जा रहा है, आप खुद अपना दिमाग लगाओ, आपकी टंकी से पानी आ रहा है तो क्या गंदा पानी आएगा,
आप टंकी से पानी चलाते हो, आपके घर में पानी की सप्लाई आती है, तो क्या गंदा पानी आएगा? नहीं ना, हार्ट से अवे जा रहा है। आप हमेशा ऐसे ध्यान रखेंगे, गोली मारो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड को, आप इसी में भूल जाते हो। धमनी में शुद्ध है, सिरा में अशुद्ध है, सिरा में अशुद्ध है, धमनी में शुद्ध है। आप कॉन्सेप्ट तो समझो, हार्ट है, ठीक है, हार्ट से ब्लड अवे जा रहा है, दूर जा रहा है। हार्ट कह रहा है लो ब्लड लो, सारे ऑर्गन्स ब्लड लो, मैं दे रहा हूं। तो हार्ट से ब्लड अवे जा रहा है तो ऑब्वियसली शुद्ध रक्त जाएगा ना, शुद्ध रक्त जाएगा ना। हार्ट से अवे जा रहा है, दूर जा रहा है, शुद्ध रक्त जा रहा है। शुद्ध रक्त आपके किस में बहेगा? आर्टरीज में बहता है, धमनियों में बहता है। इसकी ट्रिक भी बताई है, ए से आर्टरी, ए से आर्टरी, ए सबसे ऊपर आता है तो शुद्ध रक्त बहता है। सिंपल, आप ये बात याद रखो कि हार्ट से अवे जा रहा है, अवे से आर्टरी भी कर सकते हैं। हार्ट से अवे जा रहा है, हार्ट से दूर जा रहा है तो अवे जा रहा है, अवे है ना, अवे जा रहा है। हार्ट से अवे जा रहा है तो अवे है, और इधर क्या है? आर्टरी है। आर्टरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? धमनी बोलते हैं, ठीक है, धमनी बोलते हैं, ठीक है, धमनी बोलते हैं। तो हार्ट से अवे जा रहा है, हार्ट कह रहा है लो भाई सारे ऑर्गन्स ब्लड लो, तो शुद्ध रक्त ही भेजेगा ऑब्वियसली। सारा ब्लड, सारी सेल्स ने ब्लड ले लिया, ब्लड से ऑक्सीजन ले ली, ब्लड से ऑक्सीजन ले ली, क्योंकि सबको ग्लूकोज बर्न करना है, सब ऑक्सीजन छीन नहीं है ब्लड से। तो ब्लड कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड हो गया। अब क्या कहा, भैया ठहरो, जाने दो हमें, ठहरो जरा, ठहरो, जाने दो हार्ट के पास, दोबारा लेकर के आते हैं शुद्ध। तो जो वापस लेके आ रही है, सारा ब्लड यहाँ से वापस लेके आ रही है, ऊपर, हार्ट तो यहाँ बीच में है ना, ऊपर से वापस लेके आ रही है, नीचे से वापस लेके आ रही है, वापस सारा शरीर का गंदा रक्त वापस लेके आ रही है हार्ट के पास। वो कौन सी होंगी? वो वेन्स होंगी। कौन होगी वो वेन्स होंगी, वेन्स होंगी, वेन्स से वापस, ठीक है, वेन से वापस। ए सबसे ऊपर आता है अल्फाबेट में, ए सबसे ऊपर आता है तो इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। वी बिल्कुल अल्फाबेट में नीचे आता है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV सबसे नीचे आता है तो इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, CO2 होगा। हार्ट से निकला है, हार्ट दे रहा है तो ऑब्वियसली ऑक्सीजनेटेड देगा ना, डीऑक्सीजनेटेड थोड़ी देगा। हार्ट से अवे जा रहा है रक्त तो आर्टरीज में जा रहा है, शुद्ध रक्त जा रहा है, पूरी बॉडी का वापस आ रहा है। नीचे से जो वेना कावा, जो वेन्स वापस लेके आती है उसे इंफीरियर वेना कावा बोलते हैं। ऊपर से ये इसका ब्लड जो वापस लेके हार्ट में जाती है इसको सुपीरियर वेना कावा बोलते हैं, क्योंकि ऊपर से ला रही है ना और नीचे से ला रही है, सारा ब्लड गंदा वापस लेके आ रही है हार्ट के पास, तो उसे इंफीरियर वेना कावा बोलते हैं। ये जो मोटी सी है ना, ये इंफीरियर वेना कावा है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है सारा, ठीक है। ये ऊपर से लेके आ रही है ना, इसमें सब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये सुपीरियर वेना कावा है, क्योंकि ये सारा इसका ब्रेन का सबका ब्लड लेके हार्ट में जा रही है, तो ये सुपीरियर वेना कावा है। ये नीचे से वापस लेके आ रही है हार्ट में, ये इंफीरियर वेना कावा है, ठीक है। इसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। लार्जेस्ट वेन ऑफ द बॉडी है आपके शरीर की, बहुत मोटी मोटी होती है ये, ठीक। सारा ब्लड रिसीव कौन करता है? सारा गंदा ब्लड रिसीव कौन करता है? राइट एट्रियम। यहाँ पे सारा गंदा ब्लड आता है, ये सब रिसीव कर लेता है गंदा ब्लड, ठीक है। गंदा ब्लड मैं ब्लू से बना रही हूँ, ठीक है। अब रेड मेरा चलता नहीं है तो शुद्ध ब्लड में ब्लैक से बनाऊंगी। सारा गंदा ब्लड रिसीव करता है। रिसीव करने का काम कौन करता है? एट्रियम। सारा इसको दे देता है, इसको दे देता है, इसको दे देता है, वेंट्रिकल को देता है, क्योंकि पुश वेंट्रिकल ही होते हैं हार्ट में। जो आप देखते हैं ना, धक 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 धक, ये पुश करते हैं, ये पुश करते हैं, वेंट्रिकल ही पुश करते हैं, ठीक है। इसने वेंट्रिकल ने पुश कर दिया, राइट वाले ने पुश कर दिया, पुश करके ये सारा गंदा ब्लड चला गया लंग्स के पास। ये जा रहा है लंग्स के पास, चला गया। लंग्स में क्या है? एल्विलाई है, एल्विलाई है लंग्स के पास। सारा शुद्ध रक्त एल्विलाई पर जाए, ऐसे मान लो ये एल्विलाई है, ये कैपिलरीज है, ऐसे पकड़ी हुई हैं कैपिलरीज, ये पतली पतली कैपिलरीज है। कैपिलरीज क्या होती हैं? केशिका। अभी समझाती हूँ। मान लो ये ऐसे पकड़ लिया, अब ये बिल्कुल ऐसे हैं, इसके ऊपर सारी नसों ने एकदम ऑर्गन्स को ऐसे जकड़ा हुआ है, आर्टरी सारी वेन्स ने, ब्लड वेसल्स ने ऐसे जकड़ा हुआ है। क्यों जकड़ा हुआ है? पतली पतली होंगी तो कोई चीज़ का एक्सचेंज अच्छे से हो पाएगा, है ना। कैसे समझाऊं? एक्सचेंज के लिए समझो आप, कोई चीज़ जितनी पतली होगी उतने अच्छे से एक्सचेंज कर पाएगी ना। जितने पतले पतले होंगे एक्सचेंज कर पाएंगे एक दूसरे की चीज़ें एक्सचेंज कर पाएंगे। इसलिए जो वेन्स आर्टरीज हैं वो पतली होती चली जाती हैं। मैंने पढ़ाई ना, सबसे पहले महाधमनी, फिर धमनी, फिर छोटी धमनी, फिर केशिका से छोटी वेन्स, है ना, फिर उससे बड़ी वेन्स, फिर वेना कावा। ऐसे समझाया था ना स्ट्रक्चर। अभी फिर समझाती हूँ। यहाँ देखो, अब ये क्या होता है,
एल्विलाई से, यहाँ से एल्विलाई क्या करता है, पतली पतली कैपिलरीज आ रही होती, एकदम पतली पतली कैपिलरीज, ये CO2 इसको दे देती हैं और एल्विलाई से लंग्स ने ऑक्सीजन खींची है, ऑक्सीजन इसको दे देती हैं। अब कैसा ब्लड हो जाएगा, अब ये ब्लड हो गया, अब ये ब्लड हो गया शुद्ध। तो रक्त से जो ब्लड है वो ऑर्गन से वापस जा रहा है ना हार्ट में, ऑर्गन से वापस जा रहा है ना हार्ट में। तो ये वाली वेन कौन सी हो गई, ये हो गई आपके पल्मोनरी वेन है ये, क्योंकि ये वापस लेके आ रही है। पल्मोनरी का मतलब क्या होता है, पल्मोनरी शब्द आपके लंग से जुड़ा होता है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। ये शरीर की सबसे वो को आपकी वेन होती है जिसमें शरीर का सबसे ज्यादा शुद्ध रक्त बहता है। और ये देखो, ये पल्मोनरी अरोटा है, ये वाली वेन, ये जो अरोटा है आर्टरी है, अरोटा नहीं पल्मोनरी आर्टरी है ये वाली, जो लंग्स को दे रही है। तो हार्ट से अवे जा रहा है ना ब्लड, हार्ट से अवे जा रहा है ना ब्लड, हार्ट से तो अवे जा रहा है ना, भले ही शुद्ध जा रहा है अशुद्ध जा रहा है उससे हमें क्या लेना देना, हार्ट से तो अवे जा रहा है ना, अवे तो आर्टरी लेके जाती है ना, हार्ट से अवे जा रहा है ना ब्लड, हार्ट से अवे मतलब, हार्ट से अवे मतलब ऑर्गन्स में जा रहा है, हार्ट से ऑर्गन्स में जा रहा है, अवे जा रहा है, तो अवे तो आर्टरी लेके जाती है ना, वापस वेन्स लेके आती है, वापस वेन्स लेके आती है ना। तो हार्ट से तो अवे जा रहा है ना, तो ये वाली कौन सी होती है, ये वाली, ये पल्मोनरी आर्टरी है, क्योंकि ये लंग्स के पास जा रही है, हार्ट से अवे जा रही है, हार्ट से लंग्स को दे रही है ब्लड, ठीक है। ये वाली कौन सी होती है, ये पल्मोनरी आर्टरी है ना, पल्मोनरी आर्टरी है। हार्ट को, हार्ट से तो अवे जा रहा है ना ब्लड, लंग्स को दे रहा है ना, इसमें ये सबसे ज्यादा अशुद्ध रक्त देती है, किसको, लंग्स को शुद्ध करने के लिए, ठीक है। लंग्स से वापस आ रहा है हार्ट में, लंग्स से वापस आ रहा है हार्ट में, ऑर्गन से वापस आ रहा है हार्ट में, ऑर्गन से वापस आ रहा है हार्ट में, तो वेन्स लेके आएंगे, वी से वेन्स, वी से वापस, अवे कौन लेके जाएंगी, आर्टरीज, तो वापस लेकर आती है पल्मोनरी वेन। बस यही अपवाद है यहाँ पर, इसमें शरीर का सबसे ज्यादा शुद्ध रक्त होता है, ठीक। फिर ये इसको देगी लेफ्ट एट्रियम को, लेफ्ट एट्रियम रिसीव करेगा सारा शुद्ध रक्त, सारा शुद्ध रक्त लेफ्ट एट्रियम रिसीव करेगा, है ना। फिर ये कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल धक 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 पुश कर देगा, पुश कर देगा, और ब्लड ये सारा होता हुआ आपके ऑर्गन्स में चला आएगा, ठीक है। ये अरोटा है, ये बड़ी वाली कौन सी है, ये अरोटा है। आई होप ये थोड़ी सी खिचड़ी बन गई है, बट आई होप आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा। ये क्या है, ये अरोटा है। अब अरोटा क्या होती है, आगे जाकर के ऐसे ब्रांचेस में बट जाती है, हर एक ऑर्गन में चली जाती है, बट जाती है, ठीक है। फिर ये, और मान लो ये ऑर्गन है, इस ऑर्गन तक यहाँ तक आती है, फिर इसके अंदर ऐसे ऐसे पतली पतली हो जाती है, ऐसे पतली पतली हो जाती है, इन्हें कैपिलरीज बोलते हैं। यहाँ तक ऑक्सीजन छिन गई, बिल्कुल ऑक्सीजन छिन गई, तो ये यहाँ पर कैसी हो जाएंगी, ये यहाँ पर आपके पतली पतली होती हैं, ये वेन्स हो जाएंगी, और ये फिर आपके जुड़ जाती हैं आपके, ये जैसे मैं समझाया है, ये फिर आपके जुड़ जाएंगे आपके वेना कावा से आके, वेना कावा से आके। इस तरीके से आपके सर्कुलेट होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है बॉडी में। हार्ट क्या करता रहता है, पंप करते रहता है, करते रहता है, करते रहता है, ठीक है। और आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जाती रहती है, और पूरी बॉडी तक जाती रहती है ऑक्सीजन, और सारी सेल्स ऑक्सीजन ले लेती हैं ग्लूकोज को बंद करने के लिए, एनर्जी निकालने के लिए, और CO2 दे देती हैं, CO2 देती है, कहती ये बेकार मेटाबॉलिक वेस्ट निकला है, ले जाओ इसे, रेस्पिरेशन से बाहर निकलवाओ, CO2 देती। तो बेचारा ब्लड जो है वो आता है हार्ट के पास, वापस लेके आता है सारा ब्लड, नीचे से भी ऊपर से भी, और हार्ट उसको किसको दे देता है, हार्ट उसको लंग्स को दे देता है, लंग्स को दे देता है। हार्ट से अवे जा रहा है ब्लड, तो फिर वो कौन सी होती है, आर्टरी होती है, बस वो लंग्स को दे रहा होता है, इसलिए उसका एक स्पेशल नाम है पल्मोनरी आर्टरी फुफ्फुसीय धमनी। इतनी चीज समझ में आई सबको, आई होप आपको समझ में आई होगी स्टूडेंट। अब देखो मैं आपको क्या समझा रही थी, ये तो सर्कुलेटरी का सिस्टम समझ में आ गया ना, कैसे हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है। जस्ट अभी मैं ओवरव्यू दे रही हूँ, एक एक क्लास डिटेल में दूंगी, जैसे पहले दी है वैसे डिटेल में दूंगी, जस्ट अभी ओवरव्यू है, ठीक है। अब डाइजेशन में क्या होता है, डाइजेशन में एक बक्कल कैविटी है, एक नेजल कैविटी है, ये मुंह में ये गुहा है, गुहा, इसमें आपके दांत हैं, आपके ये यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, आपकी टंग है, ठीक है, ये गुहा है। कैसे होता है देखो, ये नोज है, ठीक है, बड़ी पतली नोज होती, ये आपके लिप्स हैं, ठीक है, ये आपके टूटी है, ठीक, कोई बात नहीं, इधर कोई बात नहीं, खत्म हो गया। नोज में यहाँ पर ये जो चीज है ये नेजल कैविटी है, ये नेजल कैविटी है, ठीक। ये आपके बक्कल कैविटी है, यहाँ पे बक्कल कैविटी है, ये वाली, ये बक्कल कैविटी है, मुंह खुला है ना, बक्कल कैविटी है।
नेजल कैविटी, इसको नेजल कैविटी बोलेंगे, ये वाला चीज नेजल कैविटी है, नाक वाली कैविटी, ये बक्कल कैविटी है। बक्कल कैविटी में ही आपके दांत होते हैं, आपके जो है वो बोलते हैं, उसे थोड़ा बड़ा करके बनाती हूँ, अब पकौड़ा जैसी नाक बन गई। ठीक है, जस्ट फॉर मतलब समझाने के लिए है। ये नेजल कैविटी है आपके यहाँ तक, ये आपके बक्कल कैविटी। एक सेकेंड दिखाना, कहीं तो गड़बड़ हो रही है। पहले बक्कल, हाँ बिल्कुल ठीक बना रही थी मैं, ठीक बना रही थी। ये आपके बक्कल कैविटी है। ठीक है, अब आपको मैं क्यों बना रही हूँ, मैं क्यों समझा रही हूँ। आपकी नाक से हवा जाने का और मुंह से खाना जाने का रास्ता एक ही है, इसलिए बना रही हूँ। ये देखिए, ये एक ही रास्ता है। ठीक है, ये एक ही रास्ता है, ये खाना जाने का, ये नाक से हवा जाने का। ठीक है, और मुंह से, ये मुंह है ना, मैंने लिप्स जैसे बनाए हैं, मुंह से खाना जाने का रास्ता एक ही है, खाना जाने का रास्ता एक ही है। इस रास्ते को बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। आप पढ़ते हैं ना, लैरिंग्स, फेरिंग्स, समझते हैं ना आप इस चीज को। तो मैंने ये क्यों बनाया, तभी तो कभी आपने देखा होगा आपको उल्टी आ जाए या आपको ऐसे मुंह से हवा निकल जाए, आपके बात करते करते हंसी निकल जाए, नाक से पानी आ जाता है। क्यों नाक से पानी आ जाता है? क्योंकि नाक से हवा जाने का और मुंह से खाना जाने का रास्ता एक ही है। ठीक है, अभी तो दोनों के रास्ते सेम है, आगे जाके रास्ते बट जाते हैं, है ना, नदी के दो किनारे हो जाते हैं। कैसे बट जाते हैं? ये फेरिंग्स, ये आगे जा करके आपके, हाँ बिल्कुल सही है, ऐसे बट जाता है, ऐसे आगे ये, और ये दूसरा वाला जो है ये ऐसे हो जाता है, ऐसे। तो हवा तो इस रास्ते आ जाती है, खाना इस रास्ते निकल जाता है। ठीक है, खाना इस रास्ते निकल जाता है। एक रास्ता किसने दिया? फेरिंग्स ने। नाक से खाना, नाक से हवा आने का, मुंह से खाना आने का रास्ता एक ही है, जिसे हम फेरिंग्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर ये दो में बट जाता है पाइप, ये बट गया दो में। ठीक है, बट गया दो में, हवा यहाँ आ गई, हवा यहाँ आ गई, इसको बोलते हैं विंड पाइप। क्या बोलते हैं? विंड पाइप। ठीक है, ट्रैकिया, ट्रैकिया बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? विंड पाइप, जिसे आप बोलते हैं वायु मार्ग। हिंदी में क्या बोलेंगे आप? वायु मार्ग। क्लियर? ये क्या है पीछे? ईसोफेगस, ईसोफेगस जिसे आप बोलते हैं भोजन नली। समझ में आ रहा है? आपके मुंह से खाना आने का, नाक से हवा आने का रास्ता एक ही है, जिसे हम बोलते हैं फेरिंग्स। ठीक, फिर ये दो पाइप में बट जाता है आगे जाके, दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। एक जा रही है हवा लेके, एक जा रही है खाना लेकर के। तभी तो जब किसी का गला दबाते हैं तो उसका ट्रैकिया दब जाता है, ट्रैकिया दब जाता है। ये ट्रैकिया है, इसके पीछे है ईसोफेगस, इसके पीछे है ईसोफेगस, ये ट्रैकिया है। आई बात समझ में? ट्रैकिया में क्या है? इसको विंड पाइप बोलते हैं, इसमें वायु जाती है ना, और आगे जाके फिर इसमें लंग्स में ये खुल जाते हैं। कोई बात नहीं, पीछे ईसोफेगस है। यहीं पर आपके एक ढक्कन लगा होता है, मैंने इसकी वीडियो भी आपको भेजी थी, जिसको आप बोलते हैं एपिग्लॉटिस। क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस। ये एपिग्लॉटिस क्या करता है? ये एपिग्लॉटिस खाने को इसमें नहीं आने देता, खाने को इसमें नहीं आने देता। तभी तो कहते हैं खाते समय बोलना नहीं चाहिए, हंसना नहीं चाहिए, खाने को इसमें नहीं आने देता। ये एपिग्लॉटिस, ये ढक्कन जो है खाने को नहीं आने देता। ठीक है, सिमिलरली एक ढक्कन यहाँ भी होता है, इस तरीके से ऐसे होता है, ये ऐसे लग जाता है ढक्कन, ताकि खाना आपके नाक में ना चला जाए। लेकिन आप हंसो ज़्यादा, आपको खांसी उल्टी सी आ जाए तो खाना नाक में भी चला जाता है। इस ढक्कन को ओव्यूला बोलते हैं, ओव्यूला। क्या बोलते हैं? ओव्यूला, ओव्यूला ही बोलते हैं ना, यस ओव्यूला। ये भी ढक्कन है, ये ऐसे लग जाता है जब आप खाना खाते हो, ताकि खाना आपके नाक में, नाक से ना निकल जाए, नाक से खाना पानी ना आ जाए, क्योंकि सेम रास्ता है ना, नाक से हवा जाने का भी रास्ता सेम है, मुंह से खाना जाने का भी रास्ता सेम है। बस फिर आगे जाके तो आपको पता ही है, मान लो ये एक आदमी है, ये आपके ईसोफेगस जो है डायफ्राम को चीरता हुआ नीचे निकल आता है, फिर ये आपके ऐसे स्टमक में फोल्ड हो जाती है, फिर ये आपके ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन बन जाती है, इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो ऐसे होती है इस तरीके से, फिर आपकी ये लार्ज इंटेस्टाइन बनती है। वो तो फिर मैं आपको समझाऊंगी ही। ये ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन बन जाती है, ऐसे लाइक दिस, है ना, ऐसे, और ये फिर आपके एनस में यहाँ पर खुल जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम आपके ऐसे हो जाता है। ये चीज़ पता होनी चाहिए। इसे एपिग्लॉटिस बोलते हैं, इसे विंड पाइप या ट्रैकिया बोलते हैं, ये ईसोफेगस भोजन नली है। यहीं पर आपके एक वॉइस बॉक्स लगा होता है,
यहीं पर इसी में आपके यहाँ पर एक वॉइस बॉक्स लगा होता है जिसको लैरिंग्स बोलते हैं, जिससे आपके आवाज़ निकल पाती है, आप आवाज़ प्रोड्यूस कर पाते हो, आवाज़ निकल पाती है आपकी, प्रोड्यूस नहीं कर पाते, आवाज़ निकलती है, लैरिंग्स। इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, वॉइस बॉक्स। आज समझ में आया क्या फेरिंग्स है, क्या लैरिंग्स है, क्या ट्रैकिया है, क्या इसोफेगस है। नाक से और मुंह से रास्ता एक ही है, ये रास्ता एक ही है, इस रास्ते को यहां तक आपके बोलते हैं फेरिंग्स। जो नाक से हवा भी आने दे रहा है, मुंह से खाना भी आने दे रहा है, सेम रास्ता पास कर रहा है, इसे फेरिंग्स बोलते हैं। ठीक, फिर ये दो में बट जाते हैं। तो आगे वाला, ये जो आगे वाला, किसी का गला दबाओ तो उसका गला में ये ट्रैकिया ही तो दबेगा, तो इस आगे वाले को बोलते हैं विंड पाइप या ट्रैकिया या वायु मार्ग, जो हवा जाने देगा। इसके ऊपर एक ढक्कन होता है, इस ढक्कन को बोलते हैं एपिग्लॉटिस, जो खाने को इसमें नहीं आने देता। ठीक है, और इसी के नीचे एक और बॉक्स लगा होता है जिसको बोलते हैं आप लैरिंग्स। यहीं से आपकी आवाज निकलती है, जिसमें आप आवाज निकाल पाते हो, ध्वनियां निकाल पाते हो। ठीक है, ये पीछे वाला, अब ये पीछे वाला क्या है, इसोफेगस पीछे होता है। तो पीछे वाला क्या होता है आपके, इसोफेगस, जिसे आप भोजन नली बोलते हैं। खाना इसोफेगस से होता हुआ आगे चला जाता है। ठीक है, और हवा आपके आगे होते हुए ये ट्रैकिया जो है, यही ट्रैकिया आपके आगे जाके ऐसे बट जाता है। ठीक है, आगे बट जाता है और ये फिर आपके इसमें ऐसे लंग्स में हवा चली जाती है। ये चीज समझ में आई, बस ये जनरल आपको समझाना था। ये वाली कैविटी क्या है, बक्कल कैविटी बोली जाती है। बक्कल कैविटी में आपके दांत होते हैं, यहीं पर आपकी ग्लैंड्स होती हैं सलाइवरी। और ये वाली नाक वाली कौन सी कैविटी कहलाती है, नेजल कैविटी कहलाती है। इतनी चीज समझ में आ गई, बाकी तो फिर मैं आपको डिटेल कराती रहूंगी, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स। ये चीज समझ में आ गई, इतना समझ में आ गया सबको। एपिग्लॉटिस क्या है, फेरिंग्स क्या है, लैरिंग्स क्या है, ये मैं समझा नहीं पाती थी इमेज में। आज मुझे थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है ना, कि मैं समझा पा रही हूँ, एटलीस्ट बच्चों को बता पा रही हूँ। समझ में आ गया, यहाँ पे छुओ, ये सब ट्रैकिया है, ये सब ट्रैकिया जा रहा है। इसोफेगस तो पीछे होता है क्योंकि वो एंडोडर्म से बनता है, अंदर वाली लेयर से बनता है, इसलिए अंदर की तरफ होता है। तो ये चीज़ समझ में आई। ये बेसिक्स थे ह्यूमन फिजियोलॉजी के, सिंपल। मैंने आपको केवल क्या बताया है, आज मैंने केवल आपको आपकी ह्यूमन बॉडी से पहचान करा दी है। ठीक है, आपकी ह्यूमन बॉडी अंदर से खाली है, जगह जगह कैविटीज हैं, कैविटीज में आपके ऑर्गन्स भरे हुए हैं। ये जो बीच वाली कैविटी है, इसको सिलोमोइक कैविटी बोलते हैं। इसके दो चैम्बर हैं, अपर चैम्बर, लोअर चैम्बर। चैम्बर कैसे बन गए, क्योंकि बीच में से डायफ्राम जा रहा है, डायफ्राम जा रहा है बीच में से। डायफ्राम एक मसल है। ऊपर वाले चैम्बर को थोरैसिक कैविटी बोलते हैं, नीचे वाले चैम्बर को एब्डोमेन कैविटी बोलते हैं। थोरैसिक कैविटी में लंग्स है, हार्ट है ना, और लंग्स हार्ट बिल्कुल आसपास होते हैं, तभी तो हार्ट लंग्स को देता रहता है ब्लड और लंग्स उसको देती रहती है ब्लड। ठीक है, और नीचे क्या है, नीचे मेरी किडनी है, लिवर है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, जेनाइटल सिस्टम है, सब कुछ नीचे है एब्डोमेन कैविटी में। पेल्विक कैविटी में आपके जेनेटिलिया है, आपके सेक्स ऑर्गन्स पड़े हुए हैं। ठीक है, कैसे क्या क्या वर्क करते हैं आपको मैंने समझाया। आपके शरीर को एनर्जी के लिए ग्लूकोज चाहिए, वो आपको पाचन तंत्र देता है। आपके शरीर को ग्लूकोज को जलाने के लिए, आग लगाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, रेस्पिरेटरी देता है। ठीक है, आपको बोलने के लिए लैरिंग्स चाहिए, वो आपके वॉइस बॉक्स में, एयर बॉक्स में लगे हैं। ठीक है, और क्या चाहिए, आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेटरी चाहिए। आपकी पूरी बॉडी में जो सर्कुलेशन होता है, हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंच पाती है, हर एक सेल की CO2 आ पाती है हार्ट तक, वो ब्लड की वजह से आ पाती है, उसे सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। शरीर में कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट निकलते हैं, जैसे CO2 ग्लूकोज के बर्न होने पर, वो तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से बाहर निकल जाता है। प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से खतरनाक चीज निकलती है यूरिया, उसको किडनी बाहर निकालती हैं। ठीक है, और क्या समझाया, प्रोटेक्शन के लिए स्केलेटल सिस्टम है, मूवमेंट के लिए आपके मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम मिलके काम करते हैं। समझ में आ गया, तो आज का क्लास मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। ये बस बेसिक्स थे ह्यूमन फिजियोलॉजी के, जस्ट आपको आपकी बॉडी से इंट्रोड्यूस करवाया है मैंने। क्लास कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ये सब आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, और जो भी मैंने पढ़ाया वो आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मैं आपको जैसे प्रॉपर क्लासेस दी हैं मैंने, मैं दूंगी। अब मैं जो क्लास दूंगी ना जिस सिस्टम की, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम दूंगी, उत्सर्जन तंत्र पढ़ाऊंगी, जो कि मैंने बहुत दिन से नहीं पढ़ाया है। ठीक है, तो पहला क्लास आपको एनाटॉमी में मैं उत्सर्जन तंत्र का दूंगी। बाय बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, ऑलवेज सपोर्ट विमेन एम्पावरमेंट। बाय बाय क्लास।